हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर चल रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी इसका एक पार्ट हो चुका है, आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे थे यूएनओ के बारे में। यूएनओ के ऑर्गन्स हम लोग जान चुके हैं, यूएनओ को क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था, ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यूएनओ के बारे में थोड़ी और चीजें पढ़ने वाले हैं। यूएनओ 1945 में बनाया गया था और आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ा ही होगा इस बुक का। इसमें हमने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था। तो कोल्ड वॉर के जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके बाद काफी सारी चीजें चेंज हुई थी, काफी सारे बदलाव देखने को मिले थे दुनिया में, जिसकी वजह से यूएनओ में भी कुछ चेंजेस लाए गए थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आए थे। चेंजेस आफ्टर दी कोल्ड वॉर, मतलब कोल्ड वॉर के बाद क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले थे। तो सबसे पहला चेंज जो था वो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था, मतलब अलग हो गया था, टूट गया था, ये हमें देखने को मिला था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सेकेंड चीज हमें देखने को मिली थी स्टार्टिंग ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। एक यूनिपोलर वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था। यूनिपोलर वर्ल्ड होता है जहां पे सिर्फ एक ही देश की हुकूमत चलती है, एक ही देश का राज चलता है, और वो बना था अमेरिका। उसको एक वर्ल्ड पावर के रूप में देखा जाने लगा था। ठीक है, और क्या चीजें हुई थी? चाइना भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट में आगे बढ़ने लगा था। चाइनाज रैपिड डेवलपमेंट। और क्या चीजें हुई थी? तो एशिया जो है कॉन्टिनेंट, उसको इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने लगा था, इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे बढ़ने लगा था। ठीक है, रैपिड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एशिया। एशिया की इकोनॉमी भी उठने लगी थी, आगे बढ़ने लगी थी। ये तो ऑलमोस्ट सारी मतलब अच्छी चीजें हुई थी, कुछ चीजें खराब भी हुई थी, जैसे टेररिज्म भी बढ़ने लगा था, आतंकवाद को बढ़ावा मिला था। ठीक है, और क्या चीजें हुई? अब जाहिर सी बात है, जब इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है, चाइना का डेवलपमेंट हो रहा था, एशिया का डेवलपमेंट हो रहा था, इतनी सारी फैक्ट्रीज बन रही थी, तो वो एक ही चीज को बढ़ावा दे रही थी, वो थी ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज देखने को मिला है काफी ज्यादा। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले किस तरीके का मौसम होता था, मतलब गर्मियां कब स्टार्ट होती थी, और आज के समय में आप देख सकते हो कि गर्मियां कब स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, सर्दियां कितनी छोटी हो गई, गर्मियां कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ये सारा का सारा असर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का ही है। ओके, और क्या चीज हुई? न्यूक्लियर वेपन्स, एक बहुत ही खतरनाक हथियार जो थे वो रिकॉग्नाइज किए गए, वो इस दुनिया में आए, जिनसे सभी देशों को खतरा है। और क्या चीजें हुई? महामारी फैली थी बहुत सारे देशों में, एपिडेमिक हो गया था। तो ये सारे के सारे चेंजेस थे जो कोल्ड वॉर के बाद हमें देखने को मिले थे। अब जो हमारा यूएनओ था उसका काम था कि वो दुनिया के लिए अच्छा करेगा। ठीक है, दुनिया को एक ऐसी जगह बनाएगा जहाँ पे पीस होगा, जहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो उन सब चीजों के लिए अब उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए थे, उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए थे। तो वो देखते हैं कि यूएनओ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए गए थे। इम्प्रूवमेंट इन यूएनओ। तो सबसे पहला यूएनओ में जो इम्प्रूवमेंट किया गया था, हम जो देश है उन्होंने ये सोचा था कि हम यूएनओ के डिजाइन को चेंज करेंगे, मतलब उसकी फंक्शनिंग को चेंज करेंगे, थोड़ा सा उसका वर्किंग को चेंज करेंगे। ठीक है, तो यूएनओ के डिजाइन को चेंज करने की बात हुई थी, यूएनओ उसमें इम्प्रूवमेंट करने की बात हुई थी। सेकंड चीज क्या हुई थी? वीटो पावर की जो नंबर है, वीटो पावर जो देश है उनको इंक्रीज करने की बात हुई थी। अब वीटो पावर क्या है, कौन कौन है वीटो पावर, वो सब हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, पिछले पार्ट में हम लोग वो चीजें कवर कर चुके हैं। तो वीटो पावर बढ़ाने की सोची थी इन्होंने, और उसकी तरफ काम भी चल रहा है। इन्होंने अपनी शर्तें रखी हैं कि कौन कौन सा देश जो है, कौन कौन सा देश ने एक्चुअली किस किस बेसिस पर वीटो पावर बना जा सकता है। ओके, और क्या चीजें हुई थी कि न्यू कंट्रीज जो थे और जो नए देश थे वो भी यूएनओ में जुड़े थे। ठीक है, नए देश जो थे उन्होंने भी यूएनओ को ज्वाइन किया था। ये सारी की सारी चीजें हुई थी उस समय पे, ताकि यूएनओ और ज्यादा अच्छे से काम कर सके।
और ज़्यादा अच्छे से उसको मतलब वो और ज़्यादा देशों को एक साथ ला सके, शांति बना के रख सके, इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें हुई थी। अब हमने बात करी कि वीटो पावर बनने के लिए उसने कुछ शर्तें रखी है। तो वीटो पावर बनने के लिए या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि परमानेंट मेंबर बनने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का क्या-क्या शर्तें हैं, क्या-क्या क्राइटेरिया है, ये देख लेते हैं क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है और 6 मार्क्स में आता है। सो ये देख लेते हैं कि अगर आपको यूएनओ का मेंबर बनना है, किसी भी देश को यूएनओ का मेंबर बनना है, कोई एक इंडिविजुअल नहीं बनता है मेंबर। कहीं आप सोचो कि चलो मैं भी अप्लाई करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए एक देश चुना जाता है मेंबर बनने के लिए। तो क्या क्या क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। क्राइटेरिया फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएनओ। एट लास्ट आप मुझे बताएंगे क्या इंडिया ये सारे के सारे क्राइटेरिया को पार करता है या नहीं करता, मतलब इन सारे क्राइटेरिया में फिट बैठता है या नहीं बैठता है। तो सबसे पहली चीज ग्रेट इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, मतलब वो देश गरीबी से थोड़ा सा उठ गया होना चाहिए और अपने मतलब इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके पास कुछ भी नहीं है, वो किसी और देश पर निर्भर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी देश अगर यूएनओ का मेंबर बनना चाहता है तो वो इकोनॉमिक पावर होना चाहिए। सेकंड चीज क्या चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए तभी वो यूएनओ का मेंबर बन सकता है। ठीक है, ये उनकी सेकंड मांग है। थर्ड मांग क्या है, लार्ज लैंड एरिया, मतलब वो एक बड़ा देश होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी छोटा मोटा देश बोले कि हमें भी यूएनओ का सदस्य बनना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसका एक अच्छा खासा लैंड एरिया होना चाहिए। ग्रेट मिलिट्री पावर होनी चाहिए, अच्छी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होनी चाहिए उनके पास, जो भी यूएनओ का मेंबर बनना चाहते हैं। ग्रेट मिलिट्री पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए उस देश में, मतलब लोकतंत्र होना चाहिए। ये नहीं कि वहां पे राजतंत्र है या डिक्टेटरशिप है। उस देश को पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी को किस तरीके से निभाया जाता है, ये चीजें इसमें उनको पता होनी चाहिए। कल्चरल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, वो देश संस्कृतियों से भरा हुआ होना चाहिए, मतलब वहां पे वो हर संस्कृति के बारे में जानता हो, हर कल्चर के बारे में जानता हो। क्योंकि अगर कोई देश यूएनओ में जा रहा है तो उसको शांति बनानी होगी सबके बीच में, और शांति वो तभी बना सकता है जब वो खुद अलग अलग कल्चर को संभाल सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर उसके देश में कल्चरल डिफरेंस है, मतलब सबकी सोच अलग है, और वहां पे उसने डेमोक्रेसी लागू कर रखी है, तो वो बहुत बड़ी बात है। अलग अलग कल्चर होने के बावजूद भी एक साथ चलना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो वो देश इजीली दुनिया में शांति स्थापित कर सकता है, फ्रेंडशिप स्थापित कर सकता है, फ्रेंडली रिलेशन जो हम लोग कहते हैं, नेगोशिएशन करा सकता है वो देशों के बीच में। अगर कोई देश लड़ रहे हैं तो उनको भी शांत करवा सकता है। तो इसलिए इस तरीके का क्राइटेरिया रखा गया है। और क्या चाहिए उसको, और चाहिए कि वो जो यूएनओ है उसके बजट में कंट्रीब्यूट करता हो, और ऐसा नहीं कि सिर्फ चिल्लर दे रहा हो, अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन करता हो। हाई कंट्रीब्यूशन इन द बजट ऑफ यूएनओ। और अब ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या इंडिया ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, क्या इंडिया को यूएनओ की परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। सो दिस इज योर होमवर्क, टेक इट सीरियसली। अब बात आते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड एंड यूएनओ में क्या रिलेशन है। अभी हमने ऊपर जाना कि यूनिपोलर वर्ल्ड किसे कहा जाता है। यूनिपोलर वर्ल्ड होता है एक ऐसा देश जो अकेले ही राज करे जा रहा है, अकेले ही आगे बढ़ा जा रहा है। तो एक ऐसा देश है जिसको माना जाता है कि वो यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पे उसकी एक खास पकड़ है, एक खास कंट्रोल है, और वो देश है अमेरिका। अमेरिका का बहुत ही ज्यादा स्पेशल इन्फ्लुएंस है यूएनओ पे, ऐसा सभी देशों का मानना है। और वो ऐसा क्यों है, तो सबसे पहली चीज, अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूएनओ के बजट पे, सबसे ज्यादा यही कंट्रीब्यूट करता है। अमेरिका का कंट्रीब्यूशन बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूएनओ में।
अब दूसरी चीज, अगर आपको याद हो तो यूएनओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ थे? यूएनओ के हेडक्वार्टर्स थे न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और आपको पता ही है न्यूयॉर्क कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क पड़ता है अमेरिका पे। अमेरिका में इसकी वजह से जो बाकी देश है उनको ऐसा लगता है कि अमेरिका जो है उसका एक खास तरीके का कंट्रोल है यूएनओ के ऊपर, क्योंकि उसके एरिया में वो चीज है। ठीक है, उसके एरिया में वो पड़ता है। सेकंड थिंग क्या, वीटो पावर है, वो उसके पास वीटो शक्ति है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोल उसके पास है। नेक्स्ट चीज क्या, अमेरिका जो है वो हमेशा यूएनओ, मतलब ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि अमेरिका यूएनओ की बात को ज्यादातर इग्नोर कर देता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां पे यूएनओ ने अमेरिका की पावर को इग्नोर कर दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास खुद एक अच्छी मिलिट्री पावर है, एक इकोनॉमिक पावर है। ठीक है, अमेरिका के पास एक अच्छी मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर है। इसकी वजह से वो यूएनओ को या यूएनओ के ऑर्डर्स को कई बार इग्नोर कर देता है। ठीक है, यूएनओ के ऑर्डर्स को इग्नोर करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आपका यूएनओ हो जाता है फिनिश। यूएनओ के बारे में इतना ही था। हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स यूएनओ से रिलेटेड कवर कर लिए हैं। अब हम कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट वन इज वर्ल्ड बैंक। सबसे पहली चीज आपको कुछ चीजें जो याद करनी है। पहली की, ये स्टैब्लिश कब हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी या कब इसको बनाया गया था? ये बनाया गया था 1945 में, और इसके मेंबर्स हैं 189। आज के समय में 189 देश इससे जुड़े हुए हैं, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी। अब इसको क्यों बनाया गया था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मतलब इसके काम क्या थे, क्या रीजन था इसको बनाने का? तो सबसे पहली चीज, ये उन देशों को लोन देता है जो बेचारे अभी गरीब हैं या जो अभी डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको लोन देता है। यही काम है इसका। ठीक है, ये लोन देता है किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, उनकी हेल्प करता है कि वो भी आगे बढ़ सके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, जो है WTO। इसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको बनाया गया था 1995 में। ओके, जो भी मैं पहला ईयर लिखूंगी वो एस्टेब्लिशमेंट का ही होगा। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1995 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा। हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा में, और आज के समय में इसके मेंबर्स हैं 164। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी है, याद होनी चाहिए। अब बात आती है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि इसको क्यों बनाया गया है। तो इसको भी आप नाम से समझ सकते हो कि इसको क्यों बनाया गया होगा। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट करता है। ठीक है, फॉर ट्रेड, इस चीज के लिए इसको बनाया गया है स्पेशली। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1945 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी, और करेंटली इसके मेंबर्स हैं 189 कंट्रीज। और इसको बनाने के पीछे क्या रीजन था, आप इसके नाम से ही गेस कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक कंडीशन का ट्रैक रखता है और फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। ठीक है, सभी देशों की इकोनॉमिक कंडीशन पर, इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है सभी देशों की, कि वो गरीब हैं या देश या फिर वो डेवलप है, या जो भी उनकी कंडीशन है, तो उनका ट्रैक रखता है
और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है अगर जरूरत होगी तब। नेक्स्ट वन इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि ये तो बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा। WTO तो इजी है, सभी लोग उनके बारे में जानते हैं, बट ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में बच्चे नहीं पढ़ते हैं या समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1961 में और इसके हेडक्वार्टर्स हैं लंदन में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसको क्यों बनाया गया है? ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, जो आम लोगों के अधिकार हैं, उनकी रक्षा करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये इसका काम है और ये लोगों को अवेयर करता है, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देता है, उनको बताता है कि उनके क्या अधिकार हैं। ये उन सब चीजों का ध्यान रखता है। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स वॉच। इसका काम भी एमनेस्टी इंटरनेशनल से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता ही है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1978 में और इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही हैं आपके सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। यही आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में। इनकी इस्टेब्लिशमेंट डेट, इनके हेडक्वार्टर्स, ऑब्जेक्टिव सब अच्छे से याद कर लेना। एंड आई होप आप लोगों ने इस बार नोट्स भी बनाए होंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।